कैलाश का बेटा समीर बरसों बाद शहर से लौट रहा था। घर में खुशियां थीं, पकवान बन रहे थे, पर कोई नहीं जानता था कि मौत स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है। हवेली के भीतर सुमित्रा रसोई में व्यस्त थी। गुजिया की खुशबू पूरे घर में फैली थी, लेकिन सुमित्रा का मन किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। बाहर कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। आज ही के दिन इस कमबख्त ट्रेन को लेट होना था। मेरा बच्चा महीनों बाद शहर से घर लौट रहा है। भूखा प्यासा वहाँ स्टेशन पर बैठा होगा। अभी तक समीर का कोई अता पता नहीं है। कैलाश, देखिए ना, घड़ी की सुइयां जैसे मेरे कलेजे पर चल रही हैं। कैलाश बरामदे में बैठे अपनी पुरानी लाठी साफ कर रहे थे। अरे सुमित्रा, क्यों बेमतलब की फिक्र करके अपना बीपी बढ़ा रही हो? शहर से लंबा रास्ता है और देखो तो बाहर कुदरत का मिजाज कैसा बिगड़ा हुआ है। ऐसी मूसलाधार बारिश में गाड़ियां अक्सर पटरी पर रेंगने लगती हैं। पहुंच जाएगा हमारा बेटा, थोड़ा सब्र रखो। उन्होंने सुमित्रा को दिलासा तो दिया, पर उनकी अपनी नजरें भी बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। तभी फोन बजा। समीर का फोन था। हेलो। हाँ बाबूजी, मैं बस आधा या 1 घंटे में जंक्शन पहुंच जाऊंगा। यहाँ बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेन बीच बीच में रुक रही थी। आप परेशान मत होइए, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। हाँ समीर बेटा, सुन, मैं मंगू को लेकर तुझे लेने जंक्शन आ रहा हूँ। तू बस स्टेशन के बाहर एक कदम भी मत निकालना। आजकल अपने गांव के हालात ठीक नहीं हैं। आए दिन चोरी चकारी की खबरें आती रहती हैं। तू बस वेटिंग रूम में बैठ, मैं और मंगू अभी निकले। अरे नहीं बाबूजी, आप इतनी रात को और इस तूफान में क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। मुझे गाँव का रास्ता अच्छे से याद है। मैं पैदल ही आ जाऊँगा। आप बस माँ से कहिए कि मेरे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार रखे। अरे समीर, तू अभी इस मिट्टी की तासीर नहीं जानता बेटा। शहर की पढ़ाई अपनी जगह है, पर यहाँ के रास्तों का अपना ही दस्तूर है। तू बस स्टेशन पर ही रहना, मैं आ रहा हूँ, ये मेरा हुक्म है। कैलाश जानते थे कि रुद्रपुर की ये रातें अब पहले जैसी महफूज नहीं रहीं। अरे, आपने सुबह से अन्न का एक दाना नहीं चखा। दिन भर खेतों में मजदूरों के पीछे भागते रहे, धूल और धूप में पसीना बहाया। अब इतनी रात को खाली पेट निकलेंगे? नहीं कैलाश, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस 2 मिनट रुकिए, मैं थाली लगाती हूँ, थोड़ा सा खाकर ही जाइएगा। अरे भाई समीर वहाँ अकेला इंतजार कर रहा होगा और तुम मुझे खाने के लिए रोक रही हो। खैर, तुम्हारी ममता के आगे किसकी चली है। लाओ जल्दी से थाली लगा दो, बस 2 निवाले खाकर निकलता हूँ। इतनी रात को और इतनी तेज बारिश में आप अकेले कैसे जाएंगे? बाहर रास्ते भी सुनसान हैं, ऊपर से बिजली भी कड़क रही है। नहीं नहीं, पागल थोड़े ही हूँ जो इतनी रात को अकेले जाऊंगा। मंगू को साथ ले लूंगा, उसे इस इलाके के चप्पे चप्पे की खबर रहती है। रात बिरात के रास्तों के लिए मंगू से बेहतर साथी और कोई नहीं मिलेगा। क्या आप फिर उसी मंगू की संगत पकड़ रहे हैं? कैलाश, आप जानते हैं ना वो आदमी कैसा है? पूरे इलाके में चोरी चकारी और न जाने किन किन काले कारनामों के लिए बदनाम है वो। उसकी नीयत में खोट है, उसकी आंखों में लालच दिखता है मुझे। मेरा मन कह रहा है कि उस इंसान को अपने साथ मत ले जाइए। लोग कहते हैं कि उसके हाथ खून से सने हैं। मरना है क्या जो उसके साथ जा रहे हैं? कैलाश, मेरी बात मानिए, अकेले चले जाइए या किसी और को ले लीजिए, पर मंगू को साथ मत ले जाना। मुझे डर लग रहा है। अरे ठीक है बाबा, नहीं जा रहा उसके साथ, पर इस वक्त गांव में कोई और भरोसे का आदमी मिलेगा भी नहीं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा किसी न किसी को। कैलाश टॉर्च लेकर घर से निकल पड़े। रास्ते में वो नत्थू की चाय की टपरी पर रुके। वहां मंगू और खलीफा चाचा पहले से मौजूद थे। अरे कैलाश भाई, इस कयामत की रात में कहाँ की तैयारी है? अरे भाई मंगू, आ नहीं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। मेरा बेटा समीर आ रहा है। होली की छुट्टियां है ना, तो सोचा घर बुला लूं। बेचारे को काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। बैठो बैठो, अभी तो आसमान फट रहा है। एक कप कड़क चाय पियो, फिर देखते हैं। अरे नत्थू, एक चाय कैलाश भाई के लिए भी बनाना, जरा अदरक ज्यादा डालना।
अरे भाई, समीर तो अब शहर का बड़ा बाबू बन गया होगा। रेलवे की नौकरी है, ठाट बाट ही कुछ और होंगे। वैसे कैलाश, सच बताना, लड़के की तनख्वाह कितनी है? महीने का 1,00,000-1,50,000 तो पीठ ही लेता होगा। और सुना है इस बार होली पर उसकी शादी की भी बातचीत चल रही है। दहेज में क्या क्या लेने का विचार है भाई? पैसा तो खूब कमा रहा होगा बेटा आपका। मंगू, तू फिर वही दहेज और पैसों की बातें करने लग गया। तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरे सामने ये बातें मत किया कर। बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी खुशियां मेरे लिए पहले हैं, पैसा नहीं। कैलाश भाई, तुम भी ना पुरानी बातों को दिल से लगा लेते हो। ये गांव वाले तो बस बातें बनाना जानते हैं। अब कोई थोड़ा बहुत ऊपर की कमाई कर ले तो उसे बदमाश और चोर घोषित कर देते हैं। मुझे देखो, मैं तो बस वक्त के साथ चलना जानता हूँ। खलीफा चाचा, जिनकी आंखों में अपने मरे हुए बेटे का गम आज भी साफ झलकता था। सालों पहले उनका बेटा भी ऐसे ही लौट रहा था, पर बीच रास्ते में ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बहुत अच्छा किया कैलाश जो उसे लेने निकल पड़े। शहर के लड़कों को इन कच्ची पगडंडियों की तासीर नहीं पता होती। उन्हें लगता है कि टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर देगी, पर उन्हें क्या पता कि कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई रोशनी नहीं मिटा सकती। जब भी मैं समीर को देखता हूँ, मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है। वो भी ठीक इसी तरह एक रात शहर से लौट रहा था। उसने भी कहा था कि बाबूजी, मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करना। पर वो नहीं आया कैलाश। उसकी सिर्फ यादें आईं और एक ऐसी खबर जिसने मुझे जीते जी मार दिया। सालों बीत गए, पर उस रात की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। रुद्रपुर की इन गलियों में सिर्फ हवा नहीं चलती, यहाँ बीते हुए कल का दर्द भी भटकता है। संभल कर जाना कैलाश, आज की रात कुछ ज़्यादा ही खामोश है, और ऐसी खामोशी अक्सर किसी बड़े तूफान का पैगाम लाती है। चाचा, रेलवे में बड़ा अफसर है मेरा बेटा। जब छोटा था तभी से पढ़ने में बहुत तेज था। जब भी उसे देखता हूँ मुझे आपके बेटे की याद आ जाती है। पर क्या करें, वक्त का पहिया बड़ा बेरहम होता है। कैलाश ने मंगू से साथ चलने को कहा। मंगू, चल यार भाई साथ में। सच कहूँ तो अकेले जाने में मेरा भी जी घबरा रहा है। तुझे तो पता ही है कि इन दिनों गांव में कैसे कैसे कांड हो रहे हैं। तू साथ रहेगा तो रास्ता कट जाएगा। मंगू, जिसका नाम पूरे गांव में बदनामी के लिए मशहूर था, चोरी चकारी और न जाने क्या क्या। सुमित्रा ने मना किया था कि मंगू को साथ मत रखना, पर कैलाश को अकेले जाने में डर लग रहा था। मंगू, तू आज भी वही है? तेरी आंखों में वही पुराना लालच नाच रहा है। तुझे क्या लगता है गंगा में हाथ धो लेने से पाप धुल जाते हैं? याद रखना, कर्मों का हिसाब इसी मिट्टी पर होता है। तू चाहे जितना भाग ले, तेरा साया ही एक दिन तुझे पकड़ लेगा। आज तू कैलाश के साथ जा तो रहा है, और क्या तू खुद के साथ खड़ा हो पाएगा? देख वो आसमान, वो बादल वैसे ही गरज रहे हैं जैसे 10 साल पहले उस रात गरजे थे। आज का सन्नाटा तुझे कुछ याद नहीं दिला रहा क्या? जैसे ही कैलाश ने चाय की आखिरी घूंट पी, बारिश थम गई। मानो किस्मत उन्हें उस खौफनाक अंजाम की तरफ खींच ले जाना चाहती थी। उधर जंक्शन पर समीर अकेला खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। उसने वहां खड़े आखिरी ऑटो वाले से गांव चलने को कहा। नमस्ते भाई साहब, शुक्र है आप मिल गए। मुझे रुद्रपुर जाना है, हवेली के पास। चलिए, देर बहुत हो गई है। स्टेशन पर रुकने का अब और मन नहीं है। क्या रुद्रपुर? ना साहिब, अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती? आप लाख कहें, आप मेरी हथेली पर सोना रख दें, तब भी मैं उस तरफ का रुख नहीं करूंगा। मौत को दावत देना मेरा काम नहीं है साहिब। अरे भाई साहब, आप तो ऐसे डग रहे हैं जैसे रास्ते में कोई जिन या भूत खड़ा मेरा इंतजार कर रहा हो। अरे बाबूजी, आप शहर से आए हैं, आपको इन काली रातों का सच नहीं पता। उस रास्ते पर छल्लावा पहरा देता है, वो किसी का भी रूप धर लेता है। आपकी माँ की ममता बनकर पुकारेगा, आपके बाप की फिक्र बनकर हाथ थामेगा, और जब आप उसके करीब जाएंगे तो बस सन्नाटा रह जाएगा। वो रूहें प्यासी हैं साहिब, उन्हें ताज़ा खून चाहिए। छलावा, रूप बदलना? भाई साहब, दुनिया मंगल ग्रह पर पहुंच गई है और आप आज भी इन दकियानूसी कहानियों को लेकर बैठे हैं। ये सब मन का वहम है और कुछ नहीं।
अंधेरे में पेड़ की परछाई भी भूत लगने लगती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम घर जाना छोड़ दें। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि रात अंधेरी है और बारिश तेज है, लेकिन मैं आपको इसके लिए डबल पैसे दूंगा। अब चलिए भी, फालतू की बातों में वक्त मत गवाइए। पैसे? साहब, पैसे लेकर क्या करूंगा अगर उसे खर्च करने के लिए सांसें ही ना बचें? आप किसी भी ऑटो वाले से कहलवा लीजिए, कोई अपनी गाड़ी उस तरफ नहीं मुड़ेगा। हद है यार, आज तो किस्मत ही खराब है। पहले ट्रेन लेट हुई, फिर बाबूजी नहीं आए, और अब ये ऑटो वाला भी अजीबोगरीब कहानियां सुना रहा है। ठीक है भाई, मत चलो, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैंने शहर में बहुत दुनिया देखी है। अपनी ये डरावनी कहानियां किसी और को सुनाना। उसे क्या पता था कि विज्ञान जहां खत्म होता है, वहां से रूहानी ताकतों का खेल शुरू होता है। ऑटो वाला भाग गया और समीर ने पैदल ही अपनी मौत की ओर कदम बढ़ा दिए।